माँ की मुस्कान। आज हम पढ़ेंगे मोहन राकेश के नाटक। एनटीए पाठ्यक्रम में मोहन राकेश के दो नाटक शामिल किए गए हैं। पहला है आधे अधूरे, दूसरा है आषाढ़ का एक दिन। आपको ये ध्यान रखना है कि मोहन राकेश ने 3 नाटकों की रचना की थी, यानी 3 नाटक लिखे थे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं मोहन राकेश का जीवन परिचय। मोहन राकेश जी का जन्म 1925 अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो मोहन राकेश जी का जन्म हुआ था 1925 अमृतसर पंजाब में हुआ था। उन्होंने 1962-63 में जो मासिक पत्रिका निकाली थी सारिका, उसका संपादन किया था। किस पत्रिका का? संपादन पत्रिका का। मोहन राकेश जी को नई कहानी आंदोलन का नायक माना जाता है। नई कहानी आंदोलन का नायक किसको माना जाता है? तो मोहन राकेश जी को। साहित्य जगत में अधिकांश लोग उन्हें इस दौर का महानायक भी कहते हैं। मोहन राकेश के 3 नाटक हैं, जिसमें पहला है आषाढ़ का एक दिन। पहला नाटक है आषाढ़ का एक दिन। ये नाटक आषाढ़ का एक दिन, ये नाटक 1958 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1958 में। और 1959 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा इनको पुरस्कार भी मिला था इस नाटक पर। किस नाटक पर? आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन नाटक है वो 1958 में प्रकाशित हुआ था। और इस नाटक पर 1959 में, यानी कि 1 साल बाद में, संगीत नाटक साहित्य अकादमी द्वारा इनको पुरस्कार भी मिला था। दूसरा नाटक है लहरों के राजहंस। दूसरा नाटक है लहरों के राजहंस। ये 1963 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1963 में। तीसरा नाटक है आधे अधूरे नाटक, जो 1969 में प्रकाशित हुआ था। धर्मवीर, जो धर्मयुग पत्रिका है ना, उसमें प्रकाशित हुआ था। तो अब मैं आपको वापस बता देता हूँ। आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है, वो नाटक 1958 में प्रकाशित हुआ था और 1959 में संगीत नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसकी भूमिका में राकेश जी ने लिखा है कि हिंदी रंगमंच की साहित्य भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के विवेक को व्यक्त करना होगा। ये किसकी भूमिका में लिखा गया है? तो आषाढ़ का एक दिन की भूमिका में राकेश जी ने लिखा है। राकेश जी बोलो तो मोहन राकेश जी ने लिखा है कि हिंदी रंगमंच की, हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के विवेक को व्यक्त करना होगा। आषाढ़ का एक दिन। ये आषाढ़ का जो एक दिन है ना, वो कालिदास के निजी जीवन पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो कालिदास के निजी जीवन पर आधारित है। इसका हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। मैं संक्षिप्त रूप में आपको बता रहा हूँ। फिर दूसरा नाटक है लहरों के राजहंस। इसका प्रकाशन हुआ था 1963 में। इसमें ये जो लहरों के राजहंस है ना, लहरों के राजहंस, ये कथा सौंदरानंद ग्रंथ से ली गई है। कहाँ से ली गई है? सौंदरानंद। नाम याद रखना, सौंदरानंद। सौंदरानंद ग्रंथ से ली गई है। इसमें भी 3 अंक हैं और इस कथा का संबंध किससे? कपिलवस्तु से है। और इसमें जो नायक है वो नंद है। जो राजहंस है वो नंद का प्रतीक है। और केंद्रीय बिंदु में इसमें लिखा है कि संसार और अध्यात्म का चुनाव करना है। नंद जो गौतम बुद्ध का सौतेला भाई है और इनकी पत्नी है वो सुंदरी है। उनकी पत्नी है वो सुंदरी है, वो जो संसार का प्रतीक है, जबकि नंद मन का प्रतीक है। जो नंद है वो तो मन का प्रतीक है और इनकी पत्नी सुंदरी है वो संसार का प्रतीक है। इसमें होता क्या है कि जो सौदरानंद है ना, वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर भिक्षु बनना चाहते हैं। उसका इसमें वर्णन किया गया है। फिर है तीसरा नाटक आधे अधूरे नाटक। आधे अधूरे नाटक 1969 में
धर्मयुग पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? धर्मयुग पत्रिका में। ये भी ध्यान रखना कि ये नाटक है ना, आधे अधूरे नाटक धर्मयुग पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। धर्मयुग पत्रिका में कब प्रकाशित हुआ था? 1969 में। अब हम पढ़ते हैं मोहन राकेश जी के महत्वपूर्ण 3 नाटक हैं जिन्होंने थिएटर की दुनिया में एक उत्साह पैदा कर दिया था। उनके नाटक उस समय के निर्देशकों की पसंद थी। अब 1969 में जो प्रकाशित हुआ आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश जी का तीसरा नाटक है। इस नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक कहा जा सकता है। इस नाटक का फलक न तो बहुत बड़ा है और न ही विशाल है, किंतु इस नाटक की समस्या आधुनिक सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई है। इस नाटक की अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता उसकी भाषा है। इसमें यह सामर्थ्य है जो समकालीन जीवन के तनाव को पकड़ सके। उसके पात्रों की मनोस्थिति यथार्थपरक तथा विश्वसनीय है। यह नाटक एक स्तर पर स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है। इसमें यह होती है कि महेंद्र नाथ की पत्नी होती है वो सावित्री है, उनके बच्चे हैं। महेंद्र नाथ खुद एक बेरोजगार है, घर में रहता है, जबकि सावित्री होती है वो घर में रहते हुए बच्चों की देखभाल करना, फिर नौकरी करना। फिर ये महेंद्र नाथ से संतुष्ट नहीं होती है, तो यहाँ पे वो चार पुरुषों के संपर्क में रहती है, जो चारों काले कोट में दर्शाया गया। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष और चतुर्थ पुरुष। इन चारों व्यक्तियों के संपर्क में रहती है, तो वो अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाती और प्रत्येक को बोलती है कि ये तो सब आधे अधूरे। तो जैसे सावित्री जी का व्यक्तित्व है इस नाटक में, वैसे के वैसे उनका प्रभाव बच्चों पे भी पड़ा है। जैसे बच्चा अशोक है, बिन्नी है, किन्नी है, तो वो भी दूसरों के साथ में भाग जाती है। और अशोक है वो अश्लील चित्र वगैरह देखता है, बुकें वगैरह पढ़ता है। इसमें उसका वर्णन किया गया है। इसमें महेंद्र नाथ सावित्री से बहुत प्रेम करता है, सावित्री भी उसे चाहती है, लेकिन विवाह होने पर महेंद्र नाथ को बहुत निकट से जानने के बाद उससे वितृष्णा होने लगती है, क्योंकि जीवन से सावित्री बहुत कटु हो गई है। एक तरफ घर को चलाने के बोझ है, तो दूसरी ओर जिंदगी में कुछ भी हासिल न कर पाने की तिखी कचोट है। इतना ही नहीं, वह अपने बच्चों के बर्ताव से अत्यंत त्रस्त हुई है। सावित्री बच्चे खुशी जिंदगी को एक पूरे संपूर्ण पुरुष के साथ बिताने की आकांक्षा रखती है, परंतु उसकी आकांक्षा पूरी नहीं हो पाती है। अब आधे अधूरे नाटक के मुख्य पात्र कौन कौन से? तो जो मुख्य पात्र है नायक के रूप में वो महेंद्र नाथ, जो पहला पुरुष है, सावित्री का पति है। कभी जिस घर का गृह स्वामी था, आज उसी घर में उसकी एक हालत नौकर के समान है। सावित्री है इस नाटक की नायिका पात्र है, जिसकी उम्र 40 के लगभग बताई गई है। पति के कार्य न करने पर घर के लिए बाहर जाकर नौकरी करती है। अपनी ज़िंदगी के खालीपन को भरने के लिए एक संपूर्ण पुरुष की तलाश में रहती है और वो 4 व्यक्तियों के संपर्क में आती है। फिर तीसरा पात्र है अशोक। ये महेंद्र नाथ और सावित्री का पुत्र है, जिसके मन में अपने पिता के लिए करुणा है तथा माँ के लिए आक्रोश है। वह एक पढ़ा लिखा बेरोजगार नवयुवक है। बिन्नी है, वो सावित्री और महेंद्र नाथ की बड़ी बेटी है, जो लगभग 20 वर्ष की है। वह अपनी माँ के मित्र जो होता है मनोज, उसके साथ में भागकर शादी कर लेती है, और यानी कि माँ का जो मित्र होता है मनोज, उसके साथ में भागकर शादी कर लेती है, यानी कि बड़ी बेटी बिन्नी। जबकि किन्नी सावित्री और महेंद्र नाथ की छोटी बेटी है, जो माता पिता भाई बहन किसी के प्रति लगाव महसूस नहीं करती है। जुनेजा महेंद्र नाथ का घनिष्ठ मित्र है तथा उसके व्यापार में सहभागी भी था। सावित्री उससे घृणा करती थी, बाद में वो भी इसके संपर्क में आती है दूसरे व्यक्ति के। फिर जगमोहन सावित्री का घनिष्ठ मित्र है, जिसके साथ सावित्री अपनी बाकी जिंदगी व्यतीत करने की इच्छा रखती है, लेकिन वह मना कर देता है। और जुनेजा दूसरा, जगमोहन तीसरा, चौथा है सिंगानिया, जो सावित्री जहाँ पे नौकरी करती है वहाँ का बॉस है, जो अपने घर पे आता जाता रहता है। यहाँ पे काले सूट वाले आदमी जो
पुरुष, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष तथा चतुर्थ पुरुष की भूमिका में है। लगभग उनकी जो उम्र है वो 49 और 50 है। वो चेहरे की शिष्टता में एक व्यंग्य है। अब प्रथम पुरुष तो महेंद्र नाथ हो गया, दूसरा पुरुष हो गया जुनेजा, तीसरा जगमोहन, चौथा हो गया सिंघानिया। अब आधे अधूरे नाटक की समीक्षा क्या है? आधे अधूरे नाटक है वो एक मध्यम परिवार की आंतरिक कला तथा उलझते रिश्तों के साथ साथ समाज में स्त्री पुरुष के बीच बदलते परिवेश तथा एक दूसरे से दोनों की अपेक्षाओं को चित्रित करता है। महेंद्र नाथ बहुत समय से व्यापार में असफल होकर घर में बेकार बैठा है और उसकी पत्नी सावित्री नौकरी करके घर चलाती है। कई तरह की परिस्थितियों और अपने अपने स्वभाव के कारण दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, मगर फिर भी सामाजिक, पारिवारिक और रूढ़िगत ढांचे में कसे रहने के कारण साथ रहने को मजबूर हैं। महेंद्र नाथ और सावित्री एक दूसरे से घृणा करते हुए भी साथ रहना भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़िगत व्यवस्थाओं को जाहिर करता है, जिसके चलते स्त्री तो क्या, पुरुष प्रधान समाज का एक पुरुष भी शादी जैसे बंधन को तोड़ पाने में खुद को असमर्थ पाता है। सावित्री को महेंद्र नाथ हमेशा दब्बू, व्यक्तित्वहीन और उस पर निर्भर रहने वाला बेकार आदमी नजर आता है, जिसका उसकी नज़रों में कोई सम्मान नहीं है। वह अपने लिए यह जीवन बिताने के लिए एक ऐसे आदमी की अपेक्षा अपने जीवन साथी के रूप में नहीं करती, इसलिए उसे कहती जाती है और लगातार किसी ऐसे पूर्ण व्यक्ति की तलाश में करती रहती है जो उसकी सारी कसौटियों पर खरा उतर सके, किंतु ऐसा आदमी उसे कहीं नहीं मिलता है। सब आधे अधूरे ही मिलते हैं। कभी कभी ऐसे आदमी की कुछ विशेषताओं को किसी व्यक्ति में पाकर वह दूसरे की तरफ आकर्षित होती है, किंतु समय बीतने पर कुछ न कुछ कमी पाकर सदैव निराश होती है। सावित्री का इस प्रकार अपने पति से मिली निराशा के फलस्वरूप बाहर एक पूर्ण व्यक्ति की लगातार तलाश में रहती है। तलाश करना स्त्रियों की अपने जीवन को लेकर एक नई आत्मकेंद्रित मनोवृत्ति का भी प्रतीक है। दूसरी तरफ महेंद्र नाथ को लगता है कि सावित्री सदैव उस पर हावी होने की तथा उसे अपमानित करने की कोशिश करती है। वह हमेशा उसे नियंत्रित करना चाहती है। वह बार बार उससे दूर जाने की कोशिश करता है, परंतु उस पर इस प्रकार निर्भर है कि उसे हर बार लौट आना पड़ता है। दोस्तों का चहेता और हंसमुख महेंद्र नाथ सावित्री से शादी करने के बाद व्यापार में लगातार असफल होकर मारने पीटने वाला, पत्नी के परिचितों प्रेमियों के घर आने पर घर से चले जाने वाला एक हारा हुआ व्यक्ति बन जाता है। सबसे अपमानित होकर वह अपने बचपन के मित्र जुनेजा के यहाँ जाता है, यह सोचकर कि कभी वापस घर नहीं लौटेगा, किंतु अंत में ब्लड प्रेशर की बुरी हालत में वो वापस घर लौट आता है। वह न सावित्री के साथ रह सकता है, न ही उसे अलग। हाँ, कह सकते हैं कि दोनों को एक दूसरे साथी की तलाश है। दोनों अपने में अभी आधे से हैं, अधूरे हैं, और उसका वर्तमान साथी इस अधूरेपन को कम नहीं करता, बल्कि एक एहसास को और अधिक बढ़ा देता है। ये स्थिति अपने आप में स्त्री पुरुष के संबंधों का एक त्रासद रूप है। नाटककार की दृष्टि से देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी परिस्थिति में स्त्री पुरुष संबंधों में कभी कोई सामंजस्य या स्थायी तालमेल हो ही नहीं सकता। स्त्री पुरुष संबंध एक ऐसा अंतर्विरोध लेकर आगे बढ़ते हैं जहां साथ रहना भी मुश्किल है और अलग होना भी। दोनों को इस प्रकार से आधा अधूरा सा जीवन जीते रहने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति आधुनिक मध्यम वर्गीय समाज में स्त्री पुरुष के बीच के संबंधों में आए बदलाव को यथास्वरूप चित्रित करती है, जहां महत्वाकांक्षा, आत्मकेंद्रित स्वभाव तथा आत्मनिर्भर न होने की स्थिति में वह रिश्ता जो जीवन का आधार होना चाहिए एक बोझ बनकर रह जाता है, और स्त्री पुरुष आजीवन उस बोझ को ढोने के लिए खुद को विवश पाते हैं। महेंद्र नाथ और सावित्री के बीच इस भावात्मक अलगाव का मुख्य कारण उसकी आर्थिक स्थिति भी समझी जा सकती है, परंतु नाटककार मोहन राकेश ने अन्य पात्रों के जरिए यह भी दर्शाया है कि पति पत्नी के अलगाव और परिवार के टूटने का एकमात्र कारण हमेशा आर्थिक संकट ही नहीं हो सकता। सावित्री की बेटी बिन्नी और उसके पति मनोज का वैवाहिक जीवन आर्थिक दृष्टि से तो अच्छा था। जो सावित्री की जो बड़ी बेटी थी बिन्नी, जो मनोज के साथ में लव मैरिज करती है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी बताई है, फिर भी
उनके बीच तनाव उनके बीच के रिश्ते में आई घुटन उपयुक्त कथन को प्रमाणित करते हैं। नाटक में महेंद्रनाथ के अलावा जुनेजा है, शिवजीत है, जगमोहन है, मनोज है, सिंघानिया का भी उल्लेख हुआ है। इन पात्रों को सामाजिक और आर्थिक स्थिति महेंद्रनाथ से काफ़ी अलग थी और यही एक कारण माना जा सकता है कि सावित्री इन पात्रों में से कुछ के प्रति आकर्षित रही, परंतु फिर भी एक ऐसा स्थायी संबंध बनाने में असक्षम रही असक्षम रही रही जो उनकी अपूर्णता को खत्म कर पाता है। इसी से पता चलता है कि मध्यम वर्गीय समाज का मनुष्य आजकल रिश्ते बनाते वक्त तत्कालीन सुविधा खोजता है और जब वह सुविधा समाप्त हो जाती है तो इस रिश्ते के बने रहने का भी कोई कारण नहीं रहता। बड़ी तेजी से आते इस बदलाव में स्त्री पुरुष संबंध में भी अपने रूप और आकार बदल लेते हैं। यही कारण है कि आधे अधूरे नाटक स्त्री पुरुष के संबंधों में व्याप्त असफलता, अपूर्ण महत्वाकांक्षा, यौन कुंठाओं तथा भय, घृणा और आक्रोश को उजागर करता है। कहने का मतलब लेखक यही कहता है कि जो व्यक्ति या जो स्त्री व्यक्तियों के संपर्क में रहती है, उनका काम निकलने के बाद में वो घृणा उत्पन्न होने लगती है, जैसे महेंद्रनाथ और सावित्री के बीच का जो है। पति पत्नी के बीच मानसिक विच्छेद और कला का असर उनके अन्य रिश्तों पर भी पड़ता है। महेंद्रनाथ और सावित्री की बड़ी बेटी बिन्नी ने माँ का ही प्रेमी था। जो पहले जो मनोज सावित्री की जो बड़ी बेटी थी बिन्नी, उसने जो जिस व्यक्ति से लव मैरिज की थी वो मनोज पहले उसकी माँ सावित्री से ही प्रेम सावित्री उस मनोज से प्रेम करती थी। वो फिर उसके साथ में भाग गई। एक प्रेमी मनोज के साथ भागकर शादी कर ली, लेकिन फिर भी दुखी और परेशान है। बेटा अशोक पिता की भांति बेकार है, उसका नौकरी में मन नहीं लगता। वह अपना जीवन अभिनेत्रियों की तस्वीरों और अश्लील पुस्तकों के सहारे काट रहा है। छोटे बेटे भी इस वातावरण में बिगड़कर जिद्दी, मुंहफट तथा चिड़चिड़ी हो गई है। उम्र से पहले ही यौन संबंधों में रुचि रखने लगती है। इस सभी पात्रों के व्यवहार में महेंद्रनाथ और सावित्री के कटु संबंधों की छाप नजर आती है। अतः आधे अधूरे नाटक ये भी दर्शाता कि इस तरह स्त्री पुरुष के संबंधों में आए बदलाव पारिवारिक ढांचे और अन्य रिश्तों पर भी असर डालते हैं। मध्यम वर्ग में जहाँ एक और स्वतंत्र प्रगतिशील मुक्त जीवन यापन की आकांक्षा है, तो वही साथी पर निर्भरता और स्थायी रिश्तों की चाह भी है। और यही कारण है कि ये उलझे हुए रिश्ते कभी सुलझने की कोशिश में तो कभी मुक्त होने की चटपटाहट लिए हुए दिखाई देते हैं। मोहन राकेश का ये नाटक इन संबंधों का एक सटीक चित्र प्रस्तुत कर स्त्री पुरुष संबंधों को समझाने का एक सफल प्रयास करता है। अगर संक्षेप में कहें तो आधे अधूरे नाटक समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक है। अब इसके प्रमुख कथन देखें तो जो काली सूट वाला आदमी आता है, उनका कथन है कि मैं अपने संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कर सकता, उसी तरह जैसे इस नाटक के संबंध में नहीं कह सकता, क्योंकि ये नाटक भी अपने में मेरी ही तरह अनिश्चित है। काले सूट वाला आदमी का कथन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये कथन आप ध्यान रखना। न करता मदद तो उतना नुकसान तो ना होता जितना उसकी मदद करने से हुआ है, सावित्री जी का कथन है। फिर बिन्नी का कथन है, वह सिर्फ वह हवा है, वजह सिर्फ वह हवा है जो हम दोनों के बीच से गुजरती है। बिन्नी क्या कहती है कि वजह सिर्फ वह हवा है जो हम दोनों के बीच से गुजरती है, यानी कि मनोज और बिन्नी की बात चल रही है यहाँ पे। बड़ी लड़की बिन्नी का कथन है कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। अति महत्वपूर्ण कथन है। प्रथम पुरुष है महेंद्रनाथ, उसका कथन है कि मैं इस घर में एक रबड़ स्टैम्प भी नहीं, सिर्फ एक रबड़ का टुकड़ा हूँ, जो बार बार घिस जाने वाला एक रबड़ का टुकड़ा हूँ। यानी कि महेंद्रनाथ की स्थिति वो हो गई है कि घर में जो रबड़ होता है ना, वो घिसते रहते हैं ना, और वो कम होता जाता है। ऐसी स्थिति महेंद्रनाथ की बताई गई है। फिर जो पुरुष दो सिंघानिया, उनका कथन है कि मैं प्राय कहा करता हूँ कि खाना और पहनना, इन दो दृष्टियों से वह अमेरिकन भी यही बात कह रहा था कि जितनी विविधता इस देश के खान पान और पहनावा में है, और वही क्या
सभी विदेशी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। सावित्री और महेंद्रनाथ के लड़के का कथन है, अशोक का, कि जब भी बुलाया है आदमी को नहीं, उनकी तनख्वाह को, नाम को, रुतबे को बुलाया है। सावित्री का कथन है कि एक आदमी है, घर बसाता है। क्यों बसाता है? एक ज़रूरत पूरी करने के लिए। कौन सी ज़रूरत? अपने अंदर की किसी, उसको एक अधूरापन कह लीजिए, उसे उसको भर सकने की। इस तरह उसे अपने लिए अपने में पूरा होना होता है, किन्हीं दूसरों को पूरा करते रहने में ही जिंदगी नहीं काटनी होती। सावित्री का कथन है। जो पुरुष जुनेजा है, चौथा पुरुष, उनका कथन है कि तुम्हारे लिए जीने का मतलब रहा है कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर, और कितना कुछ एक साथ उड़कर जीना। जुनेजा का कथन है। सावित्री का कथन है, मुझे भी अपने पास उस मौर्य की बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जो खुद ना चलता, ना किसी और को चलने देता। ये अपने पति को कहती है। ठीक है। अगला कथन है, माफ कीजिए, ये नाटक कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में आषाढ़ का एक दिन, दूसरा नाटक। ठीक है।